अस्सलाम अलैकुम। लाहौर के एक बड़े बैंक का मालिक भेस बदलकर सादा कपड़ों में बैंक के अंदर दाखिल होता है। लेकिन जैसे ही वो अंदर दाखिल होता है, बैंक में मौजूद तमाम मुलाजिमीन और कस्टमर्स जो अजीब नज़रों से देखने लगते हैं। वो काउंटर पर मौजूद लड़की सोनिया से कहता है कि उसके अकाउंट में कुछ मसला हो गया है, चेक कर दे। लेकिन वो उसको मैनेजर के पास भेजती है। मैनेजर उसे हकीर समझकर 4 घंटे बाहर इंतज़ार करवाता है। लेकिन फिर अगले ही लम्हे सुबह के ठीक 10 बजे का वक्त था। लाहौर के एक बड़े बैंक में एक ज़ईफ़ अलुमर शख्स दाखिल हुए। उनके जिस्म पर सादा से पुराने कपड़े थे और हाथ में एक पुराना सा लिफाफा था। जैसे ही वो बुजुर्ग बैंक के अंदर आए तो वहां मौजूद सब गाहक और बैंक के मुलाजिम अजीब नज़रों से उन्हें देखने लगे। इन बुजुर्ग का नाम हादी अब्दुल रहमान था। हाजी साहब आहिस्ता आहिस्ता काउंटर की तरफ बढ़े, जहां गाहकों की मदद के लिए एक खातून बैठी हुई थी। इस खातून का नाम सोनिया था। हाजी अब्दुल रहमान निहायत नरमी से सोनिया से मुखातब हुए और बोले, बेटी, मेरे अकाउंट में कुछ मसला आ रहा है, समझ नहीं आ रहा कि क्यों सही नहीं चल रहा। ये कहकर उन्होंने लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। लेकिन सोनिया ने उनके पुराने कपड़ों को देखते हुए थोड़ा तंज़िया अंदाज में कहा, बाबाजी, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, आपको कुछ देर इंतज़ार करना होगा। ये कहकर वो दूसरे गाहकों का काम करने लगी और हाजी साहब वहीं खड़े इंतज़ार करने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने दोबारा कहा, बेटी, अगर तुम मसरूफ़ हो तो मैनेजर को बुला दो, मुझे उनसे भी कुछ ज़रूरी काम है। ये सुनकर सोनिया ने दिल न चाहते हुए भी मैनेजर के केबिन का नंबर मिलाया और फ़ोन पर इतला दी, सर, एक बुजुर्ग आपसे मिलना चाहते हैं कि मैं उन्हें अंदर भेज दूं। मैनेजर ने अंदर से ही हाजी साहब की तरफ देखा। वो नहायत सादा से कपड़ों में नजर आ रहे थे। मैनेजर ने फौरा फ़ोन पर पूछा, ये हमारे बैंक के कस्टमर हैं या यूं ही चलते फिरते आ गए हैं? सोनिया ने जवाब दिया, सर, ये बात तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये आपसे मिलने की ज़द कर रहे हैं। ये सुनकर मैनेजर ने सख्त लहजे में कहा, मेरे पास ऐसे लोगों के लिए वक्त नहीं है, तुम उन्हें बिठा दो, कुछ देर बैठेंगे और फिर खुद ही चले जाएंगे। मैनेजर का हुक्म मिलने के बाद सोनिया ने हाजी अब्दुल रहमान से कहा, बाबा जी, आप ज़रा वहाँ वेटिंग एरिया में बैठ जाएं, थोड़ी देर में मैनेजर साहब फारिग हो जाएंगे तो आपसे मुलाकात कर लेंगे। हाजी साहब खामोशी से चलते हुए वेटिंग एरिया की तरफ गए और एक कोने में रखी हुई कुर्सी पर जाकर बैठ गए। लेकिन वहां मौजूद तमाम लोग मुसलसल उनकी तरफ देख रहे थे, क्योंकि इस बैंक में आने वाले ज़्यादातर गाहक बड़े अच्छे सूट पहन कर आते थे और वहां अकाउंट भी ज़्यादातर अमीर लोगों के थे। ऐसे में हाजी अब्दुल रहमान का अकाउंट इस बैंक में होना सबको नामुमकिन लग रहा था। इसी वजह से वो सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गए। सब लोग हाजी अब्दुल रहमान को घूर घूर कर देख रहे थे और उनके बारे में तरह तरह की बातें बना रहे थे। ये बातें हाजी साहब के कानों तक भी पहुंच रही थीं, लेकिन वो सबको नज़रअंदाज करते हुए अपने नंबर के इंतज़ार में खामोश बैठे रहे। उनके दिल में यही ख्याल था कि कुछ देर बाद मैनेजर साहब आएंगे तो वो खुद उनसे बात कर लेंगे। इस बैंक में एक और मुलाजिम काम करता था, जिसका नाम फहद था। फहद बाहर गया हुआ था, लेकिन जैसे ही वो वापस बैंक के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक बुजुर्ग वेटिंग एरिया में बैठे हैं और सब लोग बाबाजी को देखकर बातें बना रहे हैं। कितने बाबाजी से पूछा, आप यहाँ क्यों आए हैं, आपका क्या काम है? हाजी साहब ने नर्म लहजे में कहा, बेटे, मुझे मैनेजर से मिलना है, उनसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ये सुनकर फहद ने कहा, ठीक है बाबाजी, आप ज़रा इंतज़ार करें, मैं अभी मैनेजर से बात करके आता हूँ। ये कहकर फहद मैनेजर के केबिन में गया और उन्हें इस बुजुर्ग के बारे में बताया। लेकिन मैनेजर पहले ही हाजी अब्दुल रहमान के बारे में जानता था। उसने बेपरवाही से कहा, हाँ, मुझे मालूम है, मैंने ही उसे वहां बिठाया है, थोड़ी देर बैठेगा और फिर खुद ही चला जाएगा। उसके बाद मैनेजर ने फहद को कोई और काम दे दिया। मैनेजर ने फहद से कहा, ये काम तुम करो, तुम्हें इस मामले में दखल देने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वो दूसरे कामों में लग गया। इधर हाजी अब्दुल रहमान को बैठे हुए तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका था। वो सब्र से इंतज़ार करते रहे, मगर अब उनसे बर्दाश्त न हुआ। वो उठे और मैनेजर के केबिन की तरफ बढ़ने लगे। मैनेजर ने देखा कि बुजुर्ग सीधा उसकी तरफ आ रहे हैं, तो वो फौरन केबिन से बाहर निकला और उनके सामने आकर बोला, हाँ बाबाजी, बताइए, आपको क्या काम है? हाजी अब्दुल रहमान ने अपना पुराना लिफाफा आगे बढ़ाते हुए कहा, बेटे, इसमें मेरे बैंक अकाउंट की तफसील है। मेरे अकाउंट से कोई लेन देन नहीं हो पा रहा, ज़रा देखो अलिफ और बताओ कि इसमें मसला क्या है।
ये सुनकर मैनेजर कुछ लम्हे सोचता रहा, फिर तंजिया लहजे में बोला, बाबा जी, जब अकाउंट में पैसे नहीं होते तो यही हाल होता है। मेरे ख्याल में आपने काफ़ी अरसे से अपने अकाउंट में रकम जमा नहीं करवाई होगी, उसी वजह से आपके लेन देन रोक दिए गए हैं। हाजी अब्दुल रहमान ने बड़े सुकून से कहा, बेटे, पहले एक बार अकाउंट तो चेक कर लो, फिर मुझे बताना। यूं बगैर देखे कैसे कह सकते हो? ये सुनकर मैनेजर हंसने लगा और बोला, बाबा जी, ये मेरा सालों का तजुर्बा है, मैंने यही काम किया है और आप जैसे लोगों की शक्ल देखकर ही बता सकता हूं कि उनके अकाउंट में कितना पैसा हो सकता है। आपके अकाउंट में तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। बेहतर ये है कि आप यहां से चले जाएं। देख रहे हैं ना, सारे कस्टमर आपको घूर रहे हैं। आपकी वजह से बैंक के अंदर एक अजीब सा माहौल बन गया है। ये सुनकर हाजी अब्दुल रहमान ने लिफाफा उसकी मेज पर रख दिया और कहा, ठीक है बेटे, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन इस लिफाफे में जो तफसील लिखी है उसे एक बार जरूर देख लेना। ये कहकर वो वहां से निकलने लगे। हाजी अब्दुल रहमान जैसे ही बैंक के गेट पर पहुंचे तो पलट कर कहने लगे, बेटे, तुम्हें इस सब का बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये कहकर वो बनक से बाहर निकल गए। मैनेजर ने ये अल्फाज सुने तो एक लम्हे के लिए खौफ तो आया, लेकिन फिर खुद को समझाया कि बढ़ापे में अक्सर बुजुर्ग ऐसी ही बातें कर जाते हैं। वो दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया। मेज पर वो लिफाफा रखा हुआ था जिसमें हाजी साहब के बैंक अकाउंट की तमाम तफसील दर्ज थी। इसी दौरान फहद वहां से गुजरा और उसने लिफाफा उठा लिया। उसने फौरन कंप्यूटर में लॉग इन किया और इसमें लिखी मालूमात के मुताबिक रिकॉर्ड तलाश करने लगा। जब पुराने रिकॉर्ड खंगाले गए तो ये देखकर वो शर्मदा रह गया कि ये बुजुर्ग दरअसल इस बैंक के बड़े शेयर होल्डर्स में से एक है और उनके पास इस बैंक के 7% शेयर्स हैं। ये हकीकत देखकर फहद के होश उड़ गए। उसने मजीद बारीकी से तफसील पढ़ी तो मुकम्मल यकीन हो गया कि हाजी अब्दुल रहमान वाकई इस बैंक के मालिकों में शामिल है। फहद ने रिपोर्ट की एक कॉपी निकाली और मैनेजर के कैबिन की तरफ बढ़ गया। इस वक्त मैनेजर अपने कैबिन में एक अमीर गाहक को मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में बता रहा था। फहद ने दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर दाखिल हुआ। मैनेजर ने इशारे से पूछा कि क्यों आया है। फहद ने भी इशारे से बताया कि ये रिपोर्ट उसी बुजुर्ग की है जिन्हें आपने अभी अभी यहाँ से निकाल दिया था। बेहतर होगा आप एक नज़र उस पर डाल लें। ये कहकर फहद ने रिपोर्ट मैनेजर की मेज़ पर रख दी। मैनेजर ने अपने क्लाइंट से माजरत करते हुए कहा, देखो भाई, हमारे पास ऐसे वैसे लोगों के लिए वक्त नहीं है। इस पर फहद मोदबाना लहजे में बोला, सर, अगर आप इसको एक बार देख ले तो बेहतर होगा। लेकिन मैनेजर ने रिपोर्ट को एक तरफ सरकाते हुए कहा, मुझे ये देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसे कस्टमर्स में कोई दिलचस्पी नहीं। कहकर उसने रिपोर्ट वापस फहद की तरफ बढ़ा दी। फहद ने रिपोर्ट उठाई और खामोशी से अपने काम में लग गया। बैंक का माहौल दोबारा पुरसुकून हो गया और सब अपने अपने काम में मसरूफ हो गए। वक्त गुजरता गया और शाम हो गई। अगले दिन ठीक उसी वक्त पर जब हाजी अब्दुल रहमान आए थे, वो दोबारा बैंक में दाखिल हुए, मगर इस बार उनके साथ एक सूट पहने हुए शख्स भी था जिसके हाथ में एक बड़ा सा बरीफ केस था। इन दोनों की आमद ने सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। हाजी साहब ने मैनेजर को इशारा किया कि वो उनके पास आए। मैनेजर खौफजदा सा अपने कैबिन से निकलकर हाजी अब्दुल रहमान के सामने खड़ा हो गया। हाजी साहब ने सख्त लहजे में कहा, मैनेजर साहब, मैंने कल ही कहा था कि तुम्हें इस रवैये का बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। जो कुछ तुमने मेरे साथ किया वो नाकाबिल बर्दाश्त था। अब तुम अपनी सज़ा के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर मैनेजर घबरा तो क्या, लेकिन दिल ही दिल में सोचने लगा कि ये बुजुर्ग आखिर मुझे क्या सज़ा दे सकते हैं, वो मेरे साथ कर ही क्या सकते हैं। इसी लम्हे हाजी अब्दुल रहमान ने दूटो अल्फाज में कहा, तुम्हें मैनेजर की कुर्सी से हटाया जा रहा है और तुम्हारी जगह इस बैंक के मेहनती मुलाजिम फहद को मैनेजर बनाया जा रहा है। तुम्हें अब फील्ड वर्क देखना होगा। ये सुनते ही मैनेजर के होश हो गए। वो एहतजाज करते हुए बोला, आप कौन होते हैं मुझे हटाने वाले? तो हाजी अब्दुल रहमान ने जलाली लहजे में कहा, मुझे इस बैंक का मालिक ही समझ लो, क्योंकि इस बैंक के 7% शेयर मेरे पास है। अगर चाहो तो तुम्हें बरतरफ कर सकता हूँ और किसी और को तुम्हारी जगह बिठा सकता हूँ। ये सुनकर बैंक के तमाम मुलाजिमीन और वो तमाम वर्कर जो कल भी मौजूद थे और आज भी आए थे, हैरत से हाजी अब्दुल रहमान को देखने लगे। इसी दौरान वो शख्स जो हाजी साहब के साथ आया था अपना बरीफ केस खोलता है और इसमें से एक डॉक्यूमेंट निकालता है जो फहद का प्रमोशन लेटर था। इस लेटर के मुताबिक फहद को बैंक का नया मैनेजर मुकर्रर कर दिया गया था।
پھر وہ دوسرا خط نکالتا ہے اور پرانے مینیجر کو دیتا ہے، جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر تمہیں فیلڈ میں کام کرنا ہے تو کر لو، لیکن مینیجر بن کر اب اس بینک میں نہیں رہ سکتے۔ یہ سنتے ہی پرانے مینیجر کے پسینے چھوٹنے لگے۔ وہ اپنی کل کی گئی بدتمیزی پر حاجی عبدالرحمن سے معافی مانگنے لگا، لیکن حاجی صاحب نے سخت لہجے میں کہا، معافی کس بات کی؟ میں کیوں تمہیں معاف کروں؟ تم نے جو میرے ساتھ رویہ اختیار کیا وہ ہمارے بینک کی پالیسی کے خلاف ہے۔ کیا تم نے بھی یہ پالیسی پڑھی بھی ہے؟ یہاں غریب اور امیر میں کوئی فرق نہیں رکھا جائے گا، سب کو برابر سمجھا جائے گا۔ اصل میں اس بینک کی بنیاد حاجی عبدالرحمن نے ہی رکھی تھی، اور شروع دن سے ہی یہ اعلان کر دیا تھا کہ یہاں کسی کو حقیر نہیں سمجھا جائے گا اور نہ ہی کسی کو ضرورت سے زیادہ فوقیت دی جائے گی۔ ہر کسٹمر کے ساتھ برابر کا سلوک لیا جائے گا۔ اگر کوئی ملازم اس اصول کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ حاجی صاحب نے مزید کہا، یہ تو میر رحم ہے کہ تمہیں نوکری سے فارغ نہیں کر رہا، ورنہ میں چاہتا تو ابھی کے ابھی تمہیں برطرف کر دیتا۔ فہد وہ شخص ہے جس کے پاس کل کچھ نہیں تھا، لیکن اس نے میرا احترام کیا، میرا دکھ سمجھا اور مدد کرنے کی کوشش کی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس کرسی کا اصل حقدار ہے۔ وہ ہر کسٹمر کو عزت دے گا اور ان کے کپڑوں یا حالت کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر حاجی عبدالرحمن نے سونیا کو بھی اپنے پاس بلایا اور سخت لہجے میں اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، میں تمہیں تمہاری یہ پہلی غلطی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں، لیکن بینک کے اندر آنے والے کسی بھی شخص کو اس کے لباس سے نہیں پرکھنا چاہیے، بلکہ تسلی سے اس کی بات سننی چاہیے۔ اگر تم مجھے پہلے ہی ہینڈل کر لیتے تو مجھے اس مینیجر کے پاس جانا ہی نہ پڑتا اور اتنی بے عزتی برداشت نہ کرنی پڑتی۔ یہ سن کر سونیا ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی، بابو جی مجھے معاف کر دے، مجھ سے بہت بڑی غلطی تھی ہو گئی، آئندہ آپ کو ایسا کبھی نہیں دیکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد حاجی عبدالرحمن اس افسر کے ساتھ واپس جانے لگے اور جاتے جاتے سب سے کہہ گئے، تم سب کو فہد سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، جتنا زیادہ سیکھ سکو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اب میں وقتاً فوقتاً یہاں اپنے آدمی بھیجتا ہوگا جو تمہاری حرکتوں کی رپورٹ مجھے دیا کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ پورے بینک کا اسٹاف یہ سوچنے لگا کہ اب ہمیں دل لگا کر اور صحیح طریقے سے کام کرنا ہوگا، کہیں اگلی بار ہمارا نمبر نہ آ جائے۔ یہ سوچ کر پورا بینک سدھر گیا اور سب لوگ ایمانداری اور عزت کے ساتھ اپنے کام کرنے لگے۔ حاجی عبدالرحمن کا یہ واقعہ چاروں طرف پھیل گیا اور سب لوگ اس بینک کی تعریف کرنے لگے۔ لوگ کہتے تھے کہ مالک ہو تو ایسا جو خود آ کر دیکھے کہ ادارے میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اکثر مالکان اپنے بینک یا کاروبار کھول کر چلے جاتے ہیں اور پھر اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ مینیجر یا سٹاف کسی طرح کام کر رہا ہے۔ لیکن حاجی عبدالرحمن نے بطور مالک اپنا فرض پورا نبھایا اور بینک ملازمین کو ایک بہترین سبق سکھایا۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ حاجی عبدالرحمن کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں اور فہد کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ اگر کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔